लोकतंत्र का आज है महापर्व और ऐसे में सभी की आहुति है आवश्यक और ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आज जो अवसर मिला है तो क्यों ना अपना हक जताते हुए आप भी बूथ तक पहुंचे और मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। एएनबी न्यूज में आपका है स्वागत। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। सजा हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव का रण। बिहार की 121 सीटों पर लोग अपनी इसी उंगली से सुबह के 7 बजे से सियासतदानों की तकदीर का कर रहे हैं फैसला। वोटिंग लगातार जारी है। ईवीएम में दिग्गजों की किस्मत कैद हो रही और सारे दल जीत हार का गणित लगाने में जुटे हैं और सारे समीकरणों की समीक्षा भी की जा रही। लेकिन क्या इस बार बिहार के रण को जीतना इतना आसान है या फिर नहीं? क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में बिहार में यह पहली बार हो रहा कि किसी की भी जीत हलवा नहीं नजर आ रही। अब ऐसे में इस बार किसका होगा बिहार, बिहार में किसका है जोर और किसका है शोर, आज करेंगे बात। बिहार के भविष्य को तय करने वाले भाग्य विधाता की आज करेंगे बात। बिहार के सियासी वॉर की जानेंगे आज। बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार, बात करेंगे आज। सत्ता के लिए चल रही रस्साकसी के बीच बिहार के रण की। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले मतदान फिर जलपान के संदेश के साथ लोगों को वोट करने के लिए इंस्पायर्ड किया। अब बिहार में लोकतंत्र के उत्सव का यह पहला चरण है। तो मेरी सहयोगी फातिमा, आपके मन में भी ये सवाल तो उठ रहे होंगे कि इस बार क्या समीकरण बनने वाले हैं। जिस तरह से फातिमा हाल के वर्षों में बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल या फिर कहें कि पलटाव दिखाई दिए हैं, कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए। इस बार फातिमा आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस बार क्या खेल खिलाएगी? कभी गठबंधन कभी एनडीए आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट में क्यों नजर आती है? 2020 में आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीटों को जीता, लेकिन गेम पलटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तर्कश में क्या लगता है ऐसे कौन से तीर रखे हुए हैं? बिल्कुल लोकेश, जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उससे तो सीखने की जरूरत है ही। क्योंकि 2020 के अगर हम चुनावी परिणाम की बात कर लें तो आरजेडी, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बन गई थी, लेकिन फिर भी एक अंतिम मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे भारतीय जनता पार्टी की किस्मत का पिटारा खुला और एक बार फिर से 2020 में नीतीश कुमार के सुशासन काल की शुरुआत हुई, जैसा कि दावा एनडीए की सरकार लगातार कर रही है। सुबह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कौन कौन से इस बार के जो मुद्दे हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव में हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देख लें तो अनंत सिंह का मुद्दा, चाहे वो दुलार चंद यादव की जैसे हत्या हुई, जैसे पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, और अगर बात कर ली जाए बदलाव की, क्योंकि लोकेश देखिए बदलाव की बात इस बार बिहार में बहुत जोरों शोरों से हो रही है। जब से चुनाव का आगाज हुआ तब से ही जो बदलाव की बात है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है। युवा नेतृत्व, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद को सबसे ज्यादा एक प्रमुखता के तौर पर युवा नेतृत्व का दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे महागठबंधन के उनको घोषित कर दिया गया। अगर उप मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को बनाया गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स उस बार वोट करने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में आगे आ रहे हैं, उनके मन में कौन से सवाल हैं, उनके मन में कौन से मुद्दे हैं? क्या जो पहले की राजनीति बिहार में होती थी, 2005 से पहले की जो राजनीति होती थी बिहार में, क्या वही राजनीति का जो जोर है वो अभी भी बिहार के युवाओं के मन में चलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर वो नए दौर की बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरा मानना लोकेश, जो 2005 से पहले होता था वो अब बिहार के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, बिहार के जो युवा हैं, उनके मन में इतना नहीं होगा। आज वो बात करेंगे नए बिहार की, नया बदलाव। आपने जिस तरह से 2005 का जिक्र किया, एक बार हम 2020 के समीकरण की भी यहां पर चर्चा कर लेते हैं। आज बिहार विधानसभा की जिस तरह से 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस बार का सियासी समीकरण समझने से पहले फातिमा, हम दर्शकों को 2020 से पहले विधानसभा
नतीजों पर गौर करना जरूरी समझेंगे। पिछली बार जिस तरह से एनडीए इतना एकजुट नहीं था, तब लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन ने पहले चरण की इन्हीं 121 सीटों में से 61 पर जीत को हासिल किया था। और पिछली बार यहां पर आरजेडी खेमे का परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर था। एनडीए को 59 सीटें मिली थी। शाहबाद क्षेत्र जो है, जो कि एनडीए की कमजोर कड़ी के रूप में सामने आया था, यहां के भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर जिले में भारतीय जनता पार्टी को 2020 के बाद 2024 के चुनाव में भी हार को झेलना पड़ा था। अब 2020 के चुनाव में लालू की पार्टी ने शाहबाद रीजन के साथ साथ फातिमा, जिस तरह से पटना, सारण, भोजपुर और सीवान जैसे जिलों में बेहतर परफॉर्म किया था। और इस बार एनडीए की तरफ से इस क्षेत्र वाले काफी फोकस जो कह सकते हैं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में शाहबाद क्षेत्र में स्थानीय नेताओं को आगे बढ़ाया। और वैसे 2010 तक एनडीए का यहां पर दबदबा जो था वो देखा जा रहा था, लेकिन 2015 से जो सीन था वो बदल गया। नीतीश कुमार के लालू यादव के साथ में जाने से यहां की जो भगवा जमीन है वो खिसक गई। और इस बार भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को यह उम्मीद है फातिमा कि अपने मजबूत गठबंधन, सहयोगियों और कल्याणकारी जो योजना है उनके सहारे वो बेहतर परफॉर्म करेगी। और आज वोटिंग वाली सीटों पर फातिमा सबकी ज्यादा नजरें हैं, जिससे पिछली बार की जो कमी थे उसको पूरा किया जा सके। हालांकि 2020 से इस बार का 2025 का जो चुनाव वो अलग है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने पिछली बार अलग अलग चुनाव लड़ा था, और इसका फायदा जो है वो महागठबंधन को बेगूसराय और बक्सर जैसी कई सीटों पर हुआ था। लेकिन इस बार पासवान और कुशवाहा ये दोनों ही एनडीए में वापस आ चुके हैं। अब ऐसे में गठबंधन नेता अब ये मान रहे हैं कि उनका सामाजिक गठबंधन काफी मजबूत हुआ है। एनडीए के जो नेता हैं वो इस बार चमत्कारी असर देखने की उम्मीद कर रहे हैं। और इस कॉन्फिडेंट की बड़ी वजह की यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2020 में पटना, भोजपुर, सिवान, बक्सर, सारण और बेगूसराय, इनकी 50 सीटों में से महागठबंधन ने 35 सीटों को जीता था। लेकिन इस बार एनडीए को इन जिलों के साथ साथ मगध और शाहबाद क्षेत्र में एक बड़ी रिकवरी की उम्मीद है इस बार, जहां 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होना है। और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह दावा किया कि एनडीए की सीटें 2020 के 125 सीटों से बढ़कर इस बार 160 से ज्यादा होंगी। और इस कॉन्फिडेंट की सबसे बड़ी वजह उन एरियाज में परफॉर्मेंस जो है उसमें सुधार का भरोसा जताया जा रहा, जहां महागठबंधन को बढ़त मिली थी। साथ ही फातिमा देखिए, पिछले 3 दशकों से बिहार में लालू नीतीश की सरकार जिस तरह से राज करती रही, लेकिन अब तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं। और यह बिहार के लालू नीतीश दौर और बिहार के भविष्य का वक्त है, क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र फातिमा 74 साल से ज्यादा हो चुकी है। पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक उनकी तबीयत खराब होने की लगातार आपने भी खबरें पड़ी है। अब ऐसे में फातिमा मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या लगता है आपको बिहार में कौन हो सकता है भविष्य का मुख्यमंत्री चेहरा? नीतीश कुमार के बाद नई पीढ़ी का नेता आपको कौन नजर आता है? तेजस्वी यादव, बेशक इसमें कोई भी शक की बात नहीं है लोकेश, क्योंकि अभी की जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि फर्स्ट टाइम वोटर जो आगे आ रहे हैं इस बार जो वोट करेंगे, उनकी जो तादाद है वो इस बार बहुत ज्यादा है बिहार विधानसभा चुनाव में, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सरकार चला रहे हैं, सुशासन की सरकार का दावा एनडीए तो लगातार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन धरातल पर अगर हम जमीनी हकीकत बिहार विधानसभा चुनाव में देखें, बिहार में लंबे समय से देखें, तो इसका बिल्कुल विपरीत नजर आता है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में जंगल राज, हत्याओं का जो मामला सामने आ रहा था, लूट की वारदातें हो रही थी, महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था,
उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं हम देखें तो नीतीश कुमार की जो सरकार है वो विफल रही, और यही नतीजा साबित होता है। यही महागठबंधन ने इस चीज का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की है। युवा नेतृत्व में चिराग पासवान का आपने जिक्र किया, उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएम के अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों ने पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव जीता था, जिसका बेशक पूरा फायदा तेजस्वी यादव को और उनकी पार्टी को मिला था। लेकिन इस बार समीकरण अलग है, इस बार चेहरे अलग है। इस बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है, और नीतीश कुमार किस तरीके से पलटू राम है, इसका भी जिक्र करना यहां पर बेहद जरूरी है। यह भी समीकरण को बिगाड़ सकता है लोकेश, क्योंकि देखिए जिस तरीके नीतीश कुमार पे बार बार आरोप लगते हैं कि नीतीश कुमार अपना पाला कभी भी बदल सकते हैं, पहले वो लालू प्रसाद यादव के साथ थे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बार काम आएगा। और साथ ही प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी, उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि इस बार जन स्वराज पार्टी जिस तरीके से एक्टिव मोड में पहले से ही नजर आ रही थी, चुनाव प्रचार जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी करती हुई नजर आ रही थी, और खास तौर पर अगर हम देखें मोकामा सीट जहां पर जन स्वराज पार्टी का समर्थन करने के लिए पहुंचा था वो आरजेडी का जो दुलारचंद यादव थे वो पहुंचे थे, उनकी हत्या अनंत सिंह के द्वारा कर दी गई। अनंत सिंह पर आरोप लगा और वो उस टाइम बेउर जेल में बंद है। मोकामा की हॉट सीट, सबकी नजरें उस पर है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या एक बार फिर से बिहार की जनता एनडीए सरकार को चुनेगी, या जो तेजस्वी यादव वादे कर रहे हैं कि हम हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, वो भी 20 महीने के अंदर अंदर। मार्क माई वर्ड्स, उन्होंने यही बार बार दोहराया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 20 महीने के अंदर अंदर हम हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मुहैया कराएंगे। लेकिन जब अगर उनकी सरकार बन जाती है 14 नवंबर को नतीजे घोषित होने के बाद, लोकेश क्या आपको लगता है कि धरातल पर उतारना इतना तेजस्वी यादव और उनकी सरकार के लिए आसान होगा? फातिमा, एक आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, एक आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया, एक मेरे मन में सवाल यह भी है, जिस तरह से अभी बिहार की राजनीति में आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, तीन ये महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, ठीक उसी तरह यहां पर राजनीतिक का जो पहिया है वो हमेशा तीन राजनीतिक दलों के बीच में घूमता रहा है। और अगर प्रशांत किशोर इस चुनाव में नहीं जीतते हैं और उसके बाद भी बिहार में रुके रहते हैं, तो फातिमा ये सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि तीसरी पार्टी की जगह क्या वो ले सकते हैं? अगर प्रशांत किशोर खेल को बिगाड़ेंगे तो किसका बिगाड़ेंगे, और क्या प्रशांत किशोर को युवाओं का उतना समर्थन मिलेगा इस बार? इस बात का सवाल का जवाब तो मैं जानना चाहूंगा। साथ ही आपने जिस तरह से कहा तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव इस बार निर्णायक भूमिका में जरूर नजर आएंगे, और आरजेडी को हम इग्नोर तो कर नहीं सकते 2020 का परिणाम अगर हम देखें। लेकिन जनसुराज पार्टी का अगर हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय लगातार बने हुए हैं, और चाहे वो ग्रामीण इलाके हों, चाहे वो युवाओं हों, या फिर महिलाएं क्यों ना हो, उनमें भी काफी इनका क्रेज देखा जा रहा है। तो ये जो सवाल मेरा मन में था, क्या लगता है इसका क्या जवाब मिल पा रहा है? हम ये नहीं भूल सकते लोकेश कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो आज भी 21वीं सदी में भी भारत में सबसे ज्यादा गरीब राज्यों में शुमार है। आज भी बिहार की स्थिति गरीब राज्यों में ही जानी जाती है और उसमें शुमार किया जाता है। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है। कई ऐसी खबरें हम सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, चुनाव बहिष्कार की भी सामने निकल कर आई थी। मुजफ्फरपुर में कई ऐसे सीटें हैं जहां पर चुनाव बहिष्कार किया गया। वहां पर पुल निर्माण को लेकर, सड़क निर्माण को लेकर लगातार जो जनता थी वो नाराज नजर आ रही थी, और यही कारण था कि चुनाव बहिष्कार वहां पर किया गया जनता की तरफ से। लेकिन जैसा कि आपने प्रशांत किशोर के बारे में पूछा, तो मैं अपने दर्शकों को यही साझा करूंगी कि प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर निकल कर आएंगे। अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो तब भी वो बहुत बड़ा फैक्टर बाद में विपक्ष के तौर पर निभा सकते, क्योंकि पहले हमने देखा था प्रशांत किशोर को एक बहुत जाने माने राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सामने आते थे, लेकिन उसके बाद जन स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई, और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सबकी भूमिका पर प्रशांत किशोर ने नजर बनाए रखा था और तमाम चुनावी प्रचार संभालते हुए नजर आ रहे थे। चाहे तेजस्वी यादव की तरफ से जो वादा किया गया हो उसको भी काटते हुए नजर आ रहे थे, नीतीश कुमार और एनडीए की तरफ से जो वादा किया गया, मैनिफेस्टो जारी किया गया, उस पर भी टिप्पणियां करते हुए प्रशांत किशोर साफ तौर पर मुखर होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अगर प्रशांत किशोर की हार होती है लोकेश, तो विपक्ष के तौर पर उनकी भूमिका बहुत तगड़ी होने वाली है इस बार।
बिल्कुल, वो तो आने वाला वक्त बताएगा और 14 नवंबर को ही इस बात की जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। तो बिहार में सियासी संग्राम का जो आगाज है वो हो चुका है। पहले चरण की 121 सीटों पर सुबह के 7 बजे से लेकर मतदान लगातार जारी है। कई इलाकों में वोटिंग केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें भी दिखाई दे रही है और लोगों में लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। ड्रोन और हवाई निगरानी से लेकर अति संवेदनशील बूथ पर अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। हर मतदान केंद्र पर सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। बिहार चुनाव के ज्यादा हम कह रहे हैं 4 लाख से ज्यादा वहां पर जो बूथ लेवल पर कर्मचारियों को तैनात किया गया है, तैनाती उनकी बढ़ा दी गई है क्योंकि कई ऐसे संवेदनशील जगह भी हैं बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जहां पर 5 बजे तक ही वोटिंग का समय रखा गया है। ऐसे तो सुबह 7 से 6 बजे तक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह है जहां पर संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है, इस वजह से वहां पर सिर्फ 5 बजे तक ही वोटिंग करना अलाउ है। बिल्कुल, तो लोकतंत्र की ताकत को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। ऐसे में लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देना बेहद आवश्यक है क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो आज जो यह अवसर मिला है, अपना हक जताते हुए बूथ तक आपने भी पहुंचना है और मतदान करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। खबरों का सिलसिला और चर्चा लगातार जारी रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।